नमस्कार। आइए समझते हैं बलबन का जो शासनकाल है वो कैसा रहा और ये बलबन कौन है। देखिए, मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत जो गुलाम वंश है उस गुलाम वंश का यह एक योग्य और प्रतिष्ठित शासक है जिसका नाम क्या है, बलबन। बलबन का जो वास्तविक नाम था ना वो बलबन नहीं था, उसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करा दूं कि बलबन का जो मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ इसके पीछे का जितना भी इतिहास है वो बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने समझाया और पढ़ाया है। उसको अगर आप पढ़ करके इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा होगा, है ना। क्योंकि इतिहास में एक कड़ी दूसरे से जुड़ी होती है और जब एक कड़ी दूसरे से जुड़ी होती है तो जाहिर सी बात है पीछे की जो कड़ियाँ हैं वो अगर आपके समझ में आई हैं तो इसको समझने में आसानी होगी, है ना। तो पीछे का इतिहास भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिलहाल मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। तो बलबन का जो शासनकाल है वो 1265 से 1287 तक है और इस बलबन का वास्तविक नाम क्या था, बहाउद्दीन था। इसने जब अपना राज्याभिषेक किया ना, राज्याभिषेक के दौरान इसने अपना नाम क्या रखा, गयासुद्दीन बलबन रखा। अब गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में मंगोल का आक्रमण भारत पर होता है और उस मंगोल आक्रमण से बलबन भारत की रक्षा करने में सफल रहा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है मंगोल आक्रमण से राज्य की रक्षा करने में सफल रहा, यानी बलबन मंगोल आक्रमण से भारत की रक्षा करने में सफल रहा था। देखिए, बलबन बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद, बहुत सारी कठिनाइयों को झेलने के बाद शासक बना था और इसको इस चीज़ का अनुभव हो चुका था कि शासन सत्ता में या साम्राज्य में अमीर तुर्क सरदारों का बोलबाला ज़्यादा है। अतः साम्राज्य के अंदर जब अमीर तुर्कों का बोलबाला ज़्यादा है तो उन अमीर तुर्कों को साम्राज्य से बाहर निकालने के लिए उसने दो प्रथाएं चलाईं। उसका नाम था सिजदा और पैबोस। सिजदा और पैबोस, देखिए अमीर तुर्क का कितना ज़्यादा प्रभाव रहा है, कितना ज़्यादा हस्तक्षेप रहा है गुलाम वंश के शासकों के साम्राज्य के अंदर, उस चीज़ को मैंने बखूबी पीछे के इतिहास में बताया है ना। और ये अमीर तुर्क जो होते थे ना वो उनका बहुत ज़्यादा बोलबाला था, इतना ज़्यादा बोलबाला था कि वो जिसको चाहते थे उसको शासक बना देते थे और जिसको चाहते थे उसको उसकी हत्या करवा के सिंहासन को खाली करवा देते थे। तो इस तरह से अमीर तुर्क सरदार का बोलबाला ज़्यादा था और उन अमीर तुर्क सरदारों के बीच में शासन कर पाना बड़ा कठिन होता था। इसलिए बलबन ने क्या किया, सिजदा और पैबोस प्रथा को लाया। सिजदा क्या होता है, ज़मीन पर पेट के बल पर लेट करके अभिवादन करना, यानी जैसे ही शासक दरबार में पहुंचेगा ना वैसे ही दरबार में पहुंचेगा तो दरबार में जितने भी अमीर तुर्क रहेंगे उन सभी लोगों को पेट के बल पर लेट करके, ज़मीन पर पेट के बल पर लेट करके शासक का अभिवादन करना होगा। और पैबोस का प्रथा का मतलब है पैरों का चुंबन करना, और वो लोग तो शासक के पैरों का चुंबन करेंगे। इतना कठोर कार्य जब ये प्रथा आ गई ना, एक प्रकार की प्रथा आ गई, इस प्रथा का पालन अगर अमीर करते हैं तो ही दरबार में रहेंगे, अन्यथा उनको दरबार से बाहर ही रहना पड़ेगा। तो इस प्रथा का पालन ना करना पड़े इसलिए बहुत सारे अमीर सरदार दरबार के अंदर आने से हिचकिचाते थे। तो सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी, बलबन ने की थी। अब देखिए, इतना कठोर प्रथा ले आया है, यानी ज़मीन पर पेट के बल पर लेट करके अभिवादन करना और पैरों का चुंबन करना, इतना कठोर नियम क्या वो अमीर सरदार स्वीकार कर सकते हैं, नहीं करेंगे। इसलिए बलबन को मालूम था कि ये अमीर मुझको भी हटाने का प्रयास करेंगे तो षड्यंत्र करेंगे। तो इसलिए उसने क्या किया, अपने विद्रोहियों के विरुद्ध एक नीति को लाया, लौह एवं रक्त की नीति। लौह एवं रक्त की नीति को लाया, इसका मतलब है विद्रोहियों को उनके बीवी बच्चे सहित उनको खत्म कर देना। तो विद्रोहियों को बीवी बच्चे सहित खत्म कर देने की प्रथा यानी लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला जो शासक है उसका नाम क्या है, बलबन है। इसीलिए वो लाया था कि अमीर सरदार मेरे विरुद्ध षड्यंत्र जरूर रचेंगे, क्योंकि ये प्रथा आ रही है तो अमीर सरदार मेरे विरुद्ध षड्यंत्र जरूर रचेंगे, इसलिए उनका मुंह बंद रहे, वो षड्यंत्र ना रच पाएँ। इसीलिए उसने लौह एवं रक्त की नीति का भी
पालन करना शुरू कर दिया। और यही वो शासक है जिसने नवरोज़ उत्सव, जो कि फारसी रीति रिवाज पर आधारित था, उस फारसी रीति रिवाज पर आधारित त्यौहार नवरोज़ उत्सव का प्रारंभ भी इसी ने शुरू करवाया था। और इसके दरबार में ना जो दो कवि रहते थे, बहुत महत्वपूर्ण है, अमीर खुसरो और अमीर हसन। ये दोनों कवि इसी के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो से तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। उन सब चीज़ों को अभी मैं ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद अमीर खुसरो के बारे में पढ़ाऊँगा, है ना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, उन सभी क्वेश्चन को नोट करा दूँगा। तो दरबारी कवि यानी बलबन के दरबार के दरबारी कवियों में अमीर खुसरो और अमीर हसन, इन दोनों का नाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये पूछा जाता है कि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे, तो अमीर खुसरो बलबन के दरबार में रहते थे, अमीर हसन भी उसी के दरबार में रहते थे। देखिए बलबन जब मरा है ना, 1287 ईस्वी में मरा है, तो 1287 ईस्वी में ही उसने क्या किया था, एक लाल महल का निर्माण करवाया था। पृथ्वीराज चौहान ने जो किला बनवाया राय पिथौरा, उसी राय पिथौरा किले के समीप इस लाल महल का निर्माण करवाया गया था। यानी लाल महल का निर्माण राय पिथौरा किले के समीप करवाया था। किसने करवाया था? बलबन ने करवाया था। ये बलबन जो है ना, अपने आप को नियायत ए खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल ए इलाही ईश्वर की प्रतिछाया, ईश्वर की का प्रतिनिधि और ईश्वर की छाया, ये अपने आप को बतलाता था। और ये शाहनामा के सूरवीर पात्र, आप जानते होंगे शाहनामा किसने लिखा है? फिरदौसी ने लिखा है। फिरदौसी कौन था? महमूद गजनवी के दरबार में रहने वाला एक कवि था। महमूद गजनवी के दरबार में रहने वाला कवि ये फिरदौसी, उसने शाहनामा पुस्तक लिखी है। उस शाहनामा पुस्तक के सूरवीर पात्र यानी उस शाहनामा पुस्तक में जिसको नायक उसने बनाया है, उसने अफरासियाब को बनाया है। और ये बलबन इसी अफरासियाब का वंशज अपने आप को बतलाता है। यानी यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बलबन अपने को बहुत उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में बतलाता है। क्या बतलाता है? ईश्वर का प्रतिनिधि बतलाता है, ईश्वर की प्रतिछाया बतलाता है। और शाहनामा के सूरवीर पात्र अफरासियाब का वंशज भी ये अपने आप को बतलाता है। और जब 1287 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है, तो इसका लड़का कैकुआद शासक बन जाता है। 1287 से लेकर 1290 यानी 3 वर्ष तक यह शासन करता है। और उस 3 वर्ष के शासनकाल के दौरान इसने एक गैर तुर्क सरदार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को अपना सेनापति बना देता है। देखिए साम्राज्य के अंदर तुर्क सरदारों का बोलबाला था, गैर तुर्क सरदारों का बोलबाला नहीं था। जब ये तुर्क सरदार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सेनापति बन जाता है किसका? कैकुआद का। तो तुर्क सरदार, ये तो गैर तुर्क है ना, तुर्क सरदार इससे रुष्ट हो जाते हैं। और जब इससे रुष्ट हो जाते हैं तो इस कैकुआद को सिंहासन से हटाने की तमाम कला छला का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो अमीरजादे अपनी कला छला के बारे में सोच विचार ही कर रहे थे, तब तक इस कैकुआद को क्या हुआ? लकवा मार दिया। अब लकवा मार दिया तो शासक तो बेकार हो गया। अब शासक बेकार हो गया तो शासन को संचालित करने की जिम्मेदारी इस गैर तुर्क जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के ऊपर आ जाती है। अतः ये सेना नायक है तो इसी के ऊपर आ जाती है। तो अब तुर्क, ये तो गैर तुर्क है ना, तुर्क अमीर जो थे उन लोगों को चिंता होने लगी कि ये जलालुद्दीन फिरोज सिंहासन को हड़प लेगा, प्राप्त कर लेगा। इसलिए उन लोगों ने आनन फानन में जल्दबाजी में क्या किया? कैकुआद के लड़के शमसुद्दीन कैमुर्स को, जो कि मात्र 3 वर्ष का बालक था, उस 3 वर्ष के बालक शमसुद्दीन कैमुर्स को 1290 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा दिया। वहाँ पर ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये समझ जाता है कि ये 3 वर्ष का बालक निर्णय तो ले नहीं पाएगा। जब निर्णय नहीं ले पाएगा तो इसके संरक्षक के रूप में किसी को नियुक्त किया जाएगा। और जो भी संरक्षक के रूप में नियुक्त होगा वो क्या होगा? तुर्क सरदार होगा। और जब शमसुद्दीन कैमुर्स के का संरक्षक तुर्क सरदार होगा तो इस गैर तुर्क को वह सेनापति नहीं रहने देगा। यानी जलालुद्दीन गैर तुर्क था ना, तो इसको सेनापति नहीं रहने देगा। तो ये तुरंत समझ गया कि शमसुद्दीन कैमुर्स ये तो निर्णय लेगा नहीं, कोई तुर्क सरदार इसका संरक्षक बनेगा, वही निर्णय लेगा। और वो निर्णय लेगा तो मुझ जैसे गैर तुर्क को वह
सेनापति नहीं बनाएगा, अतः मुझको सेनापति के पद से हटा दिया जाएगा और बाद में मेरी हत्या कर दी जाएगी। तो इसने अपनी जान बचाने के लिए उसने क्या किया, इस शमसुद्दीन कैमुर्स की हत्या 1290 में कर दी, जो कि मात्र 3 वर्ष का बालक था, और इसकी हत्या करके सिंहासन की बागडोर को अपने हाथ में ले लेता है। देखिए यहाँ पर कोई तुर्क इसका संरक्षक नहीं बन पाता है, संरक्षक बनने से पहले ही इसकी हत्या कर देता है और हत्या करके सिंहासन की बागडोर को अपने हाथ में ले लेता है। अब ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की जब हत्या हो जाती है तो ये अपने मतलब ये क्या नाम है, शमसुद्दीन कैमुर्स की हत्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब कर देता है तो इसने अपने नाम से एक वंश स्थापित किया, जिस वंश का नाम है खिलजी वंश। 1290 से 1320 तक, 1290 से 1320 तक वो खिलजी वंश चलता है ना। लेकिन खिलजी वंश तो हम आपको कल पढ़ाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर अमीर खुसरो के बारे में कुछ चीज़ें बता देते हैं। देखिए अमीर खुसरो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक नज़र में अमीर खुसरो को भी देख लीजिए। अमीर खुसरो का जन्म पूछा जा सकता है। इसका जन्म लगभग 1253 ईस्वी के इर्द गिर्द हुआ था। जन्म स्थान इसका क्या है, पटियाला है। इसका कार्य क्या था, मैं ये बलबन के दरबार में रहता था तो इसका कुछ कार्य रहा होगा ना। इसका कार्य था बलबन के बड़े पुत्र की सेवा करना, इसका कार्य, उसी के कार्य पर इसकी नियुक्ति हुई थी। और इस अमीर खुसरो की मृत्यु कब हुई थी, 1325 ईस्वी में अमीर खुसरो की मृत्यु हुई थी। इतिहास में इसका योगदान क्या है, इसको तबला और सितार का जन्मदाता माना जाता है, यानी तबला और सितार का आविष्कारक किसको माना जाता है, इसी अमीर खुसरो को माना जाता है। साथ ही साथ हिंदी खड़ी बोली का जन्मदाता किसको माना जाता है, हिंदी खड़ी बोली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। एक क्वेश्चन और भी बन जाता है, आधुनिक हिंदी खड़ी बोली का जन्मदाता, ये केवल और केवल हिंदी खड़ी बोली का जन्मदाता है। आधुनिक यानी आज के समय में जो हिंदी की खड़ी बोली जाती है उसको आधुनिक हिंदी खड़ी बोली कहा जाता है। उसका जन्मदाता कौन है, उसका जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र है। लेकिन केवल पूछा जाए हिंदी खड़ी बोली का जन्मदाता तो अमीर खुसरो, आधुनिक हिंदी खड़ी बोली का जन्मदाता तो कौन होंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र होंगे। इसकी रचनाएं क्या हैं, इसकी रचनाएं हैं आशिका, तुगलकनामा, नूर सिपहर है ना, फिर ये मिफ्ता उल फुतूह, तारीख ए अलाई, ये इसकी रचनाएं हैं। इसकी अन्य रचनाएं जैसे मियाँ की टोडी, मियाँ का मल्हार है ना, इस तरह से इसकी और भी रचनाएं हैं, बहुत सारी रचनाएं इनकी है। तो लेकिन इनमें से इम्पॉर्टेंट ये है, यही है। तुगलकनामा किसने लिखा है, आशिका नाम की रचना किसकी है, नूर सिपहर नाम की रचना किसकी है, और ये फारसी भाषा में लिखा है। मिफ्ता उल फुतूह और तारीख अलाई, इन दोनों रचनाओं को भी इसी अमीर खुसरो ने रचा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, जैसे तबला का आविष्कारक, सितार का आविष्कारक, हिंदी खड़ी बोली का जन्मदाता कौन माना जाता है ना। तो ये 3 प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही साथ तुगलकनामा पुस्तक किसने लिखी है, नूर सिपहर पुस्तक किसने लिखी है, आशिका नामक पुस्तक किसने लिखी है ना। तो ये सारा पॉइंट भी आप लोग तैयार करके रखिएगा, एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों से पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।